हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि लिगेंड की हैप्टिसिटी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड है, जैसा कि इसके नाम से लगता है कि उसके अंदर कोई सेंट्रल मेटल एटम है और वो डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन से। वो कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। तो बेसिकली एक मेटल है, एक कार्बन है, डायरेक्टली बॉन्ड है और कार्बन किसी ऑर्गेनिक मॉइटी का पार्ट है। वो ऑर्गेनिक मॉइटी चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो या एरोमेटिक हो। दूसरी तरफ सेंट्रल मेटल आपका मेन ग्रुप एलिमेंट होता है, चाहे वो एस ब्लॉक का हो, चाहे डी ब्लॉक का हो, चाहे एफ ब्लॉक का हो, कीपिंग इन माइंड कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होना चाहिए। दूसरी तरफ जो इंटरेक्शन है इन बिटवीन मेटल और कार्बन, वो कोई भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, लोकलाइज भी हो सकता है और डीलोकलाइज भी हो सकता है। यह आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है। आप देख सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है और एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, इन तीनों ब्लॉक्स के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। इसलिए इन तीनों ब्लॉक्स के एलिमेंट कार्बन से जब कभी डायरेक्टली बॉन्ड करेंगे और अगर कार्बन किसी ऑर्गेनिक मॉइटी का पार्ट है तो उस केस में वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ और एलिमेंट हैं पी ब्लॉक में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, जैसे कि फास्फोरस, बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ये भी जब कभी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड करते हैं और कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है तो उस केस में वो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। इसीलिए सारे ऑर्गेनो बोरेन, ऑर्गेनो एल्युमिनियम, ऑर्गेनो सिलिकॉन एंड ऑर्गेनो आर्सेनिक, ये सब के सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ओवरऑल 4 एक्सेप्शंस हैं। पहला है एक ऐसे सीरीज़ का इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल या पेंटा कार्बोनिल। ये सब के सब कॉम्प्लेक्सेस में या ऐसे सभी सब कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड कार्बोनिल है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। लेकिन इस केस में इनकी प्रॉपर्टी देखी गई है, बिल्कुल मैच करती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से मैच करती है, जिसकी वजह से कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। तो ये एक पहला एक्सेप्शन है। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं जैसे कि सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। इनके अंदर मेटल का कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड तो है, लेकिन इसके बाद भी हम इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि इन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ किसी इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बिल्कुल मैच करती हैं और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से मैच नहीं करती। इसलिए पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड को हम सॉल्ट ही कंसिडर करते हैं। तीसरे नंबर पे एक ऐसी सीरीज़ है कंपाउंड की जैसे कि मेटल ऑक्साइड, मेटल पिरिडिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, डाइअल्काइल ईथर, डाइअल्काइल सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑर्गेनिक अमीन और कुछ सॉल्ट हैं ऑर्गेनिक एसिड के जैसे कि सोडियम एसीटेट। इन सभी को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते क्योंकि इन सभी केसेस के अंदर मेटल का और कार्बन का कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता। लास्ट में है आपके ऐसे कंपाउंड जैसे कि मेटल कार्बाइड, मेटल ग्रेफाइट, मेटल फुलरीन और कुछ इंटरकलेटेड कंपाउंड ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। उन सभी केसेस में मेटल का कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड तो होता है, लेकिन कार्बन किसी ऑर्गेनिक मॉइंट का पार्ट नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ कार्बन होता है, चाहे वो कार्बाइड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो फुलरीन हो। उस केस में कोई हाइड्रोकार्बन के दूसरे एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इनमें से कुछ नहीं होता। तो इसलिए इन सभी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते। तो मैं कुछ ऐसा समराइज़ करता हूँ कि 4 एक्सेप्शंस हैं जिसमें कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड जैसे सॉल्ट हैं या कुछ
ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल का कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, या कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड तो है लेकिन कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नहीं है, तो ऐसे 3 को भी हम कंसिडर नहीं करते। आपके सामने यहाँ 20 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कुछ कंपाउंड दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला है आपका आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेसिकली अल्कली मेटल के होते हैं, लिथियम को छोड़ के, और चाहे वो आपका सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे सीशियम हो, रुबिडियम हो, इन सभी के कंपाउंड इन सभी के बॉन्ड अगर किसी कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड है और साथ में वो ऑर्गेनिक का पार्ट है मॉलिटी का, तो उस केस में हम इसको आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे, जैसे कि आपका सोडियम ब्यूटाइल एंड सोडियम मिथाइल। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इनऑर्गेनिक सॉल्ट की तरह होती है, और पोलर भी होते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं, और काइनेटिकली अनस्टेबल भी होते हैं। फजान रूल को अगर हम देखें कि बेस्ड ऑन द फजान रूल कि कंपाउंड अगर किसी का लार्जर कटाइन का साइज़ है या स्मॉलर कार्बन आयन का साइज़ है, तो उस केस में आयनिक करैक्टर मैक्सिमम होगा, क्योंकि फजान रूल यही कहता है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ अनाइन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटाइन। तो अगर हम ऐसे देखें तो ग्रुप 1 में सबसे हाईएस्ट साइज आता है सीशियम का, और जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन आयन है वो आपका मिथाइल है। तो सीशियम मिथाइल में मैक्सिमम आयनिक करैक्टर होगा, और ये मोस्ट आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरे नंबर पर है आपका सिग्मा कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रुप 2 के, ग्रुप 13 के, ग्रुप 14 के, ग्रुप 15 के, साथ में ट्रांजिशन मेटल जिनमें फुली फिल डी ऑर्बिटल हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये सभी सिग्मा कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। इन सभी केसेस में एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड होता है, और साथ में इनके एग्जाम्पल हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डाइथाइल जिंक और टेट्रा अल्काइल लेड। इन सभी कंपाउंड में नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होता है, जैसे कि आमतौर पे दूसरे आयनिक कंपाउंड में होता है, और इनका आयनिक करैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितनी है मेटल की और कार्बन आयन के कार्बन की। तो मोस्टली ये कोवेलेंट होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर आ जाता है, और कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। तीसरे नंबर पे है आपका पाई कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये वो कंपाउंड है जिसमें बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब ऐसे कार्बन आयन जिसमें वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे जो कि पाई बॉन्ड के अंदर हैं, चाहे वो आपके अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, या कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। इनको हम नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी केसेस में नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्डिंग नहीं होती। इस केस में जो पाई बॉन्ड होता है कार्बन आयन का, वो अपने पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। तो ऐसे केसेस में जो ओवरलैपिंग होती है, जो इंटरेक्शंस होता है, उसको हम बोलते हैं पाई कोवेलेंट इंटरेक्शन। इसको हम फर्दर 3 में क्लासिफाई करते हैं। पहला आपका पाई मेटल अल्केनाइल कॉम्प्लेक्स। इस केस में एक अल्कीन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है इन बिटवीन द 2 कार्बन एटम, और वो अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल में। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं जीस सॉल्ट, इसमें मेटल है आपका प्लैटिनम, और अल्कीन यानी कि इथीन है C2H4। और जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है बेसिकली वही इन्वॉल्व है प्लैटिनम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है पाई मेटल अल्काइनिल कॉम्प्लेक्सेस। इस केस में बेसिकली अल्काइन ग्रुप है जिसमें 2 पाई बॉन्ड हैं जो कि इंटरैक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लैटिनम है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है प्लैटिनम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो दोनों केसेस में ही वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर नहीं है।
तीसरे नंबर पे आता है आपका मेटोलिसिन। मेटोलिसिन में बेसिकली एक साइक्लिक रिंग है जिसके अंदर पाई बॉन्ड के डीलोकलाइज रिंग है। वो जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट होते हैं मेटल के ऑर्बिटल्स में। जैसे कि एग्जांपल है आपका फेरोसिन। इस केस में साइक्लोपेंटा डाइइनाइल रिंग है जिसमें एक साइक्लिक रिंग के अंदर एक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में आयरन के साथ। तो इन तीनों कैटेगरीज में बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए इसको बोलते हैं पाई कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। चौथे नंबर पे आपका आते हैं येलाइड्स। येलाइड्स वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन का और मेटल का डबल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि विटिज रिएजेंट। इसमें फास्फोरस है और कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। लास्ट है आपका मल्टी सेंटर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इन सभी केसेस में पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर उनके रहते हैं अगर वो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं कि वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट करके पॉलीमराइज करते हैं और पॉलीमराइज करके खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो अल्काइल्स होते हैं AlCH3 थ्राइस वो डाइमराइज कर जाते हैं। और इसी तरीके से आपका जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, इनके जो अल्काइल होते हैं वो एक लीनियर चेन बना लेते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके लिथियम। वो बेसिकली 3 डायमेंशनल नेटवर्क के बेस पे एक क्यूबिक शेप एक्वायर्ड कर लेते हैं, इसमें एक टेट्रामर बनता है। तो आई होप ये 5 तरह की क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी और आप बता पाएँ कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किस कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हैप्टिसिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं उनके डेंसिटी के बेस पे कि मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है, ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को लिगेंड को हम क्लासिफाई करते हैं उनकी हैप्टिसिटी के बेस पे। हैप्टिसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितने कार्बन एटम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक लिगेंड के एसोसिएट हैं, अटैच हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं मेटल के साथ, वो उसकी हैप्टिसिटी होगी। जैसे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके 3 कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, तो उसकी हैप्टिसिटी, उस लिगेंड की हैप्टिसिटी होगी 3। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईटा रेज़ टू पावर n। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा की पावर n से। n बताता है कि कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में लिगेंड के उस मेटल के साथ। इसको भी हम क्लासीफाई करते हैं बहुत तरीके से। पहला आपका मोनो हैप्टोलिगेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल है और कार्बोनिल है। कार्बोनिल में यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली 2 डोनर साइट हैं, बाइडेंटेट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन जब मेटल कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो कार्बोनिल सिर्फ कार्बन के थ्रू ही मेटल से कोऑर्डिनेट करता है, बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे केस में इसको हम बोलेंगे मोनो हैप्टोलिगेंड। कार्बोनिल के अलावा और भी लिगेंड हैं जैसे कि अल्काइल, अल्केनाइल, अल्काइनिल, ये सब भी आपके मोनो हैप्टोलिगेंड हैं और एक सिंगल कार्बन एटम के थ्रू ही ये मेटल से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसके अलावा मोनो हैप्टोलिगेंड में आता है आपका अराइल, सिग्मा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एंड सिग्मा अलाइल। इन तीनों केसेस में ही रिंग का एक कार्बन, चाहे वो अराइल हो चाहे वो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल हो, सिर्फ एक कार्बन ही मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और अलाइल में जो 3 कार्बन है उनमें से भी सिर्फ एक ही कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलेंगे मोनो हैप्टोलिगेंड। डाइहैप्टोलिगेंड मतलब 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि अल्कीन। अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के साथ। तो ऐसे केस में हम अल्कीन को बोलेंगे डाइहैप्टोलिगेंड। ट्राइहैप्टोलिगेंड में आता है आपका पाई अलाइल, जिस केस में जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं C3H5 के, वो इन्वॉल्व होते हैं मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ऐसे केस में तीनों कार्बन इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइहैप्टोलिगेंड।
अच्छा, अलाइल जो होता है बेसिकली, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि वो सिग्मा अलाइल है, यानी कि मोनोहैप्टोलिगेंड है। और अब हम देख रहे हैं पाई अलाइल एक ट्राई हैप्टोलिगेंड है। तो बेसिकली अलाइल एक ऐसा लिगेंड है जो फ्लेक्सिबल है, वो मोनोहैप्टो भी हो सकता है, ट्राई हैप्टो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनमें उन 3 कार्बन में से कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके बाद आता है आपका टेट्रा हैप्टोलिगेंड, यानी कि एग्जाम्पल इसका बीटा डाइईन, जिसमें 4 कार्बन हैं और चारों कार्बन ही इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के साथ, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे टेट्रा हैप्टोलिगेंड। पेंटाहेप्टोलिगेंड एंड हेक्साहेप्टोलिगेंड के एग्जाम्पल हैं पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड पाई अरीन। तो पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल में बेसिकली जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है जिसमें 5 कार्बन है, उस 5 कार्बन रिंग के अंदर जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में आयरन के साथ, तो इसलिए ये आपका पेंटाहेप्टो है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अरीन के अंदर जो आपका बेंजीन रिंग है इसमें 6 कार्बन है और जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं अमंग द 6 कार्बन वो आपका क्रोमियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो आपका हेक्साहेप्टोलिगेंड है। तो अलाइल की तरह साइक्लोपेंटाडाइनाइल और अरीन दोनों ही आपके ड्यूअल हैप्टोलिगेंड हैं, अलग अलग हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं, यानी कि मोनोहैप्टो भी हैं और पेंटाहेक्सो या हेक्साहेप्टोलिगेंड भी हैं, डिपेंड करता है कि कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के साथ। हेप्टाहेप्टोलिगेंड और ऑक्टाहेप्टोलिगेंड के एग्जाम्पल हैं साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल एंड साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल। इन केसेस में पहले वाले केसेस की बात करूं तो उस केस में 7 कार्बन इन्वॉल्व हैं, बाद वाले केस में 8 कार्बन इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के साथ, इसलिए उनको हेप्टाहेप्टोलिगेंड या ऑक्टाहेप्टोलिगेंड बोला गया है। आई होप आपको हैप्टिसिटी क्लियर हो गई होगी लिगेंड की और आप इन एग्जाम्पल को देख के क्लासीफाई कर पाएँ इनके कॉम्प्लेक्सेस के लिगेंड को। इसके नेक्स्ट टॉपिक है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जिस तरीके से एस&पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेट रूल, कि उनके वैलेंस शेल में ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि एक नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, उसमें जो सोडियम आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6, जो कि एक नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये एक स्टेबल स्पीशीज़ है। ठीक उसी तरीके से क्लोराइड है, क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों केसेस में ही, चाहे वो सोडियम आयन हो चाहे क्लोराइड आयन, दोनों ने ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक उसी तरीके से जैसे एस&पी ब्लॉक में होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में हम इसको स्टेबिलिटी को बताते हैं इन टर्म्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, क्योंकि ट्रांजिशंस मेटल को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं और ट्रांजिशंस मेटल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसके वैलेंस शेल की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका NS2 N-1 D10 एंड NP6। NP6 अगर मैं 3D की बात करता हूँ, 3D ट्रांजिशंस मेटल की, उस केस में NP6 तो ज़ीरो होता है, p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। दूसरी तरफ जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से पहले इनटू द d ऑर्बिटल। तो सारे इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन से पहले d ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल यही कहता है कि किसी भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होना चाहिए कि उसके मेटल के d इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड ने जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, साथ में अगर कोई चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उन सब का समेशन 18 होना चाहिए। अगर उनका समेशन 18 है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ऐसा करने से वो एक नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर्ड कर लेगा। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन। इस केस में कोबाल्ट मेटल है जिसकी एटॉमिक नंबर है 27 और उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की हो गई 3d7 4s2, यानी कि ओवरऑल 9 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज है, डेट मीन्स कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
तो यानी कि ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट 3+ में। अमोनिया लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ओवरऑल 6 अमोनिया है तो 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अमोनिया लिगेंड से, तो 12 + 6 ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इस कॉम्प्लेक्स में होगा 18, यानी कि ये एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ इस केस में मैंने आपको बताया कि अमोनिया जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो सेंट्रल मेटल हैं चाहे कोई भी हो, उनके एटॉमिक नंबर और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आप उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ एक टेबलेट किया है जितने भी लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन काउंट के साथ साथ। जैसे कि सबसे पहले आपका अमीन है और फॉस्फीन है, दोनों केसेस में आपका नाइट्रोजन एटम है, फॉस्फोरस एटम है, दोनों के पास ही लोन पेयर है और दोनों ही अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 2। दूसरी तरफ है आपका डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन, दोनों केसेस में ही 2-2 एटम्स हैं, दोनों ही एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से वो हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। कार्बोनिल, आइसोसाइनाइड एंड अल्कीन, इन तीनों के पास पाई बॉन्ड है, वो अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये इनका इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 ही होंगे। लास्ट में आपका अल्काइन, उसके इलेक्ट्रॉन काउंट 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स क्या है। अल्काइन एक फ्लेक्सिबल लिगेंड है जो अपने इलेक्ट्रॉन काउंट 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहा है या दोनों पाई बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के साथ। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए या कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे तो वो 2 ही करेगा, और अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 4 भी कर देगा। इसीलिए अल्काइन एक फ्लेक्सिबल लिगेंड है। इसके बाद आता है आपका नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो बैंड स्ट्रक्चर है या लीनियर स्ट्रक्चर है। अब ये पता कैसे चलेगा कि नाइट्रोसिल बैंड स्ट्रक्चर होगा या लीनियर स्ट्रक्चर होगा? नाइट्रोसिल लिगेंड इन जनरल 3D ट्रांजिशन मेटल के साथ लीनियर स्ट्रक्चर होता है और 5D ट्रांजिशन मेटल के साथ बैंड स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रांजिशन मेटल कौन सा है इसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बैंड स्ट्रक्चर है या लीनियर स्ट्रक्चर है, या अकॉर्डिंगली 1 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इसके बाद है आपका हैलोजन, हाइड्रोजन, अल्काइल, असाइल एंड अमाइड, ये सब के सब आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसके बाद हैं कुछ लिगेंड जिनके इलेक्ट्रॉन काउंट डिपेंड करता है कि वो एक सिंगल कार्बन को इन्वॉल्व कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में या पूरी एंटायर रिंग को कर रहे हैं, जैसे कि आपका अलाइल, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल या बेंजीन, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकते हैं या मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सिंगल कार्बन को इन्वॉल्व कर रहे हैं या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के साथ। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हेक्सासाइनो आयरन, चार्ज है 4-, एटॉमिक नंबर आयरन का है 26 और उसके हिसाब से उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होगा और कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6-4s2। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है 4-, इसका मतलब होता है कि आयरन अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमको आयरन +2 से। साइनाइड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 साइनाइड हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। तो ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है आपका ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन, एक लिगेंड है और ऐसे 4 लिगेंड हैं। हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन से। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है और ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो जिसकी वजह से निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8-4s2, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल निकल। तो 10 + 8 18, ये कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद है आपका हेक्सा कार्बोनिल मैंगनीज आयन। इस केस में कॉम्प्लेक्स पे एक चार्ज है, तो
एटॉमिक नंबर मैग्नीज का 25 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की हो गई 3d5 4s2 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैग्नीज पे +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे मैग्नीज +1 से। इसके बाद 6 कार्बोनिल हैं तो 6 + 12 18, तो ये कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है यानी कि स्टेबल है। इसके बाद है एक और कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज का, लेकिन इस बार -1 चार्ज है, तो मैग्नीज आपका -1 में है। -1 में है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 5 कार्बोनिल से 10 मिलेंगे, तो ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। नेक्स्ट है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फिन लिगेंड, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, 8 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 कार्बोनिल, और आयरन आपका न्यूट्रल है तो 8 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। नेक्स्ट है आपका मिथाइल लिगेंड है इसमें, और मिथाइल लिगेंड आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है। मैग्नीज आपका न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीज, 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5 कार्बोनिल एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिथाइल, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। नेक्स्ट है इस कॉम्प्लेक्स में पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इथाइल लिगेंड है, जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्रोमियम आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रोमियम, 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 कार्बोनिल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इथाइल एंड 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स obeying 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इज स्टेबल। नेक्स्ट है आपका इस केस में मैग्नीज आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +1, तो 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीज। उसके बाद है आपका 5 कार्बोनिल 10 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल होगा 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो लिगेंड है वो आपका है अल्कीन। अल्कीन लिगेंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ओवरऑल हो जाएंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है आपका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका ब्यूटाडाइन, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन के 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, और क्योंकि कोबाल्ट आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोबाल्ट, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। नेक्स्ट है आपका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, जिसमें से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल आपका 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और 2 कार्बोनिल की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन, 5 फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड 1 फ्रॉम सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड 4 फ्रॉम 2 कार्बोनिल लिगेंड, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। नेक्स्ट है आपका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स वेनेडियम का जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेनेडियम, 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 कार्बोनिल, 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब तक आपके हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपके पास एक लिगेंड है अल्काइन। अल्काइन आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 16 हो चुके हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस केस में अल्काइन सिर्फ वन ऑफ द पाई बॉन्ड को ही इन्वॉल्व करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जिसकी वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा। ऐसा करने से कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन, और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल, निकिल है और नाइट्रोसिल है। क्योंकि निकिल आपका 3D ट्रांजिशन मेटल है, इसका मतलब नाइट्रोसिल आपका लीनियर होगा और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निकिल, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोसिल एंड 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझ में आया होगा, और अब आप इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के 18 इलेक्ट्रॉन रूल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसको EN रूल भी बोलते हैं। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की तरह ही है, और ये भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताता है।
सेंट्रल मेटल के एटम्स, सेंट्रल मेटल के एटम या आयन जो कुछ भी है उसके इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से गेन किए हैं, उन सब का सम को हम बोलते हैं अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से स्टेबल कॉम्प्लेक्स जब ही बनेगा जब कभी भी उनका नंबर यानी कि वो इक्वल होंगे या तो 36 के या 54 के या 86 के। तो बेसिकली अफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर है जो बेसिकली नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होता है। तो जो 3D ट्रांजिशन मेटल हैं वो चाहेंगे कि क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर्ड कर लें ताकि वो स्टेबल हो जाएं। इसी तरीके से 4D ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स चाहेंगे कि उनकी जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए ताकि उनके कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएं। ठीक उसी तरीके से 5D ट्रांजिशन मेटल चाहेंगे कि रेडॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड कर लें ताकि वो भी स्टेबल हो जाएं। इलेक्ट्रॉन काउंट अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में दो तरह से हो सकते हैं, एक आपका कोवलेंट मेथड है, दूसरा आपका आयोनिक मेथड है। कोवलेंट मेथड को न्यूट्रल मेथड भी बोलते हैं और आयोनिक मेथड को हम ऑक्सीडेशन मेथड भी बोलते हैं। कोवलेंट मेथड बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि हमने डिस्कस किया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, और यही ज़्यादा इजी है और काफ़ी यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू दी आयोनिक मेथड। तो आप देख सकते हैं कोवलेंट मेथड में इलेक्ट्रॉन काउंट सेम वैसे ही है जैसा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ हम एक एग्जांपल लेके दोनों मेथड को कंसिडर भी कर सकते हैं। HMnCO5, इस केस में अगर मैं पहले वाले की बात करता हूँ कोवलेंट मेथड यानी कि न्यूट्रल मेथड की, उस केस में मैग्नीज को अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसका एटॉमिक नंबर है 25। तो 25 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीज, 5 कार्बोनिल है 10 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कोवलेंट मेथड के हिसाब से, तो ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन। यही चीज़ अगर हम आयोनिक मेथड से देखें तो मैग्नीज आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीज आयन, 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5 कार्बोनिल, और हाइड्राइड्रो आयन जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ऐसा करके भी 36 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही मेथड से आपका सेम ही रिजल्ट आएगा, लेकिन कोवलेंट मेथड या न्यूट्रल मेथड कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है और ज़्यादा ही यूज़फुल है। और क्योंकि हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल में उसी को यूज़ किया था तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कोवलेंट मेथड को ही प्रीफर करें, और आइंदा आने वाले एग्जांपल्स में भी मैं कोवलेंट मेथड को यूज़ करके ही अफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करूँगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। CH3MnCO5, एटॉमिक नंबर मैग्नीज का 25 है, 25 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल मैग्नीज आयन। देन 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5 कार्बोनिल, मिथाइल आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है। ऐसा करने से ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा यानी कि अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा, और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है आपका हेक्सामीन कोबाल्ट आयन, उस केस में कोबाल्ट 3 है जिसके 24 इलेक्ट्रॉन, 6 अमोनिया लिगेंड है, 12 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स भी EN रूल फॉलो कर रहा है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है हेक्सासाइनो आयरन, इस केस में आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 26 है तो 24 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन आयन। उसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन 6 साइनाइड से, ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स भी EN रूल को फॉलो कर रहा है यानी कि स्टेबल है। उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 है, तो 24 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रोमियम, 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 कार्बोनिल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इथाइल, 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल, ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन। डेट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स भी EN रूल को फॉलो कर रहा है और स्टेबल है। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स है आयरन का, जिस केस में साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। तो 26 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन, 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 कार्बोनिल। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा है और स्टेबल है।
उसके बाद है एक कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका साइक्लोपेंटाब्यूटाडाइइन है और पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, जिसके हिसाब से 27 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोबाल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म ब्यूटाडाइइन, ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स वेनेडियम का। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, तो 23 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेनेडियम, 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 कार्बोनिल, 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। यहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन होगा 34। अब रहा आपका अल्काइन लीगन। अल्काइन लीगन फ्लेक्सिबल है और 36 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा, और ऐसा करने से ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये ईएन रूल को फॉलो करेगा और स्टेबल हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज है मैग्नीज पे +1। एटॉमिक नंबर क्योंकि 25 है तो मैग्नीज आयन के अंदर होंगे 24 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बोनिल से और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके अल्कीन से। ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोसिल निकिल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है और निकिल एक 3D ट्रांजिशन मेटल है, तो यानी कि नाइट्रोसिल आपका लीनियर होगा और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो 28 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल निकिल, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोसिल एंड 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होगा। इस कॉम्प्लेक्स में मॉलिब्डेनम है जिसका एटॉमिक नंबर है 42 और ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में है। तो 42 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिब्डेनम, 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई अलाइल, 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 कार्बोनिल, ओवरऑल 54 इलेक्ट्रॉन। ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल हो गया। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम का ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें एटॉमिक नंबर इसका 42 है। तो 42 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिब्डेनम, 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 कार्बोनिल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा अलाइल एंड 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ओवरऑल 54 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है आपका रोडियम का जिसमें उसका एटॉमिक नंबर है 45 और ये एक न्यूट्रल स्टेट में है। 45 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रोडियम, 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। इसके बाद एक लीगन है अल्कीन और दूसरा लीगन है टेट्राफ्लोरोअल्कीन। दोनों ही आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, तो ओवरऑल 54 इलेक्ट्रॉन ईएन रूल को फॉलो करेगा और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें टंगस्टन है और जिसका एटॉमिक नंबर है 74। तो 74 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टंगस्टन, 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 कार्बोनिल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्राई मिथाइल सिलाइल and 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ओवरऑल 86 इलेक्ट्रॉन, ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल हो गया। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका रीनियम का। रीनियम का एटॉमिक नंबर है 75। तो 75 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीनियम, 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5 कार्बोनिल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिथाइल, ओवरऑल 86 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स भी ईएन रूल को फॉलो करेगा और स्टेबल होगा। कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ईएन रूल को फॉलो नहीं करते लेकिन वो स्टेबल होते हैं। तो ऐसे जितने भी नॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं जो कि ईएन रूल को फॉलो नहीं करते वो मैंने यहाँ टैबुलेट कर दिए हैं। इनकी स्टेबिलिटी किसी और थ्योरी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उनसे आप इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप 18 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को समझ गए होंगे और इन्हीं सब कॉम्प्लेक्सेस को बता पाएँ कि फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़।